बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 1 हमारा आज स्टार्ट होगा, पार्ट 2। अकॉर्डिंग टू योर बुक इट्स चैप्टर नंबर 15। वैसे अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन नंबर वाइज चैप्टर 15 है। 14 चैप्टर आपके पार्ट 1 के अंदर जो है वो कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। सो चैप्टर 15 जो है ये होम्योस्टेसिस है। सो व्हाट इज़ द होम्योस्टेसिस। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि बोर्ड के एतबार से ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है और इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो भी आते हैं और साथ MCQs जो है वो भी इसके अंदर आता है। बहुत आसान चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिक में इसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस भी आपने डिस्कस इसको किया होगा, ठीक है बेटा। सो लेट डिफाइन होम्योस्टेसिस कि क्या होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक्चुअली हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन फ्रॉम एक्सटर्नल environment. This process is known as a homeostasis. आपके पास कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन है, उनमें क्या होता है, वो हमेशा दो तरह के इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होता है। एक उसका इन्वायरमेंट होता है, एक इन्वायरमेंट उसका जो होता है वो होता है इंटरनल, दूसरा इसका इन्वायरमेंट जो होता है वो होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंपैरेटिवली क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई चेंज आती है तो वो चेंज उसके इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। तो सेल ने या टिश्यू ने या ऑर्गन ने या ऑर्गेनिज्म ने क्या करना होता है, उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली चेंजिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है ताकि वो नुकसान ज़्यादा ना कर पाए, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कि ये होम्योस्टेसिस होता है, ठीक है बेटा। अब आप देखें एक सेल, टिश्यू या ऑर्गन्स का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर चंद एक कंपोनेंट होते हैं जो कि आप मेजर कंपोनेंट कंसिडर उसको किया जा रहा होता है। उसमें देखें नंबर 1 आपके पास वाटर, ये मेजर कंपोनेंट है। नंबर 2 अगर आप देखें तो उसमें सल्यूट, ये कंपोनेंट है। नंबर 3 अगर आप देखें तो उसमें टेम्परेचर, ये उसके कंपोनेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को या सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन्स को क्या करना होता है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होता है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसको ये मेंटेन करना होता है। तो ये मेजर 3 कंपोनेंट है, इनको वो मेंटेन करेगा तो वो अपना होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो इनको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसमें अगर आप देखें तो नंबर 1 ओस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 अगर आप देखें तो थर्मो रेगुलेशन, नंबर 3 अगर आप देखें तो एक्सक्रीशन। ये 3 प्रोसेस हैं जो इन तीनों कंपोनेंट्स को मेंटेन करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर आप देखें ओस्मो रेगुलेशन तो इसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर, ठीक है। साल्ट या आप इसके ज़्यादा कंसंट्रेशन में देखेंगे तो आप सल्यूट भी कह सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन में अगर आप देखें तो इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर होती है कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा होता है इन थर्मो रेगुलेशन, ये वो प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन अगर आप देखें तो इसमें होता है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाना, मेटाबॉलिक वेस्ट उसको रिमूव करवाना। अब मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादातर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं और अगर आप इनको सेल से रिमूव नहीं करवाते, सेल टिश्यू या ऑर्गन से रिमूव नहीं करवाते, तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में किसी सेल के या टिश्यू की
सल्यूट कंसंट्रेशन को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, सो दैट इज़ वाई इनको आपने रिमूव करवाना होता है। तो ये मेजर प्रोसेस होते हैं जो होम्योस्टेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आप देखें, होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन एनी फिक्स कंडीशन, यानी ऐसा नहीं है कि होम्योस्टेसिस को आप फिक्स कंडीशन कह दें कि सेल के अंदर इतना वाटर है तो वो उतना ही रहना चाहिए, उसको लिटिल बिट चेंज भी नहीं आनी चाहिए। टेम्परेचर अगर है तो वो थोड़ा बहुत भी चेंज करना बर्दाश्त नहीं होगा, सल्यूट कंसंट्रेशन है तो वो थोड़ा बहुत चेंज करना बर्दाश्त नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। होम्योस्टेसिस एक्चुअल में मेंटेनेंस है, इट्स अ नॉट फिक्स कंडीशन। लेट्स सपोज अगर बॉडी या सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर कंसंट्रेशन अगर ये बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है तो ये काबिल बर्दाश्त है, उसका मतलब ज़रूरत नहीं है कि उसको मेंटेन किया जाए। हाँ, अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर फ्लड आना स्टार्ट हो जाए, बहुत हाई कंसंट्रेशन में वाटर आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मेंटेन किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप दूसरी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर बढ़ता है तो मेंटेन किया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर उसकी कंडीशन डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ होना भी उसका बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अप टू डिहाइड्रेशन नहीं। ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन हो जाए, मतलब इतना लॉस ऑफ वाटर हो जाए या इतना वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाए कि वो डिहाइड्रेट हो जाए, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ओवर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मेंटेन किया जाएगा, दूसरा डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है होम्योस्टेसिस। डज नॉट मीन कि अगर सेल के अंदर 50% वाटर है तो वो हर वक्त 50% रहेगा, थोड़ा अप डाउन बर्दाश्त किया जा सकता है, मतलब 50 को 60% पे बर्दाश्त किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको 70-80 पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह लोएस्ट कंसंट्रेशन अगर लेट्स सपोज अगर 20-30% है तो वो बर्दाश्त किया जाए, 30% है तो बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन 30 से बिलो 20 पे वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो उसको बर्दाश्त फिर नहीं किया जाएगा। सो दैट मीन होम्योस्टेसिस इज़ नॉट मीन कि वो फिक्स्ड होगा, उसको थोड़ा बहुत चेंज होने वो बर्दाश्त किया जाएगा, बाकी एक हायर लेवल पे चेंज वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके लिए फिर सेल या टिश्यू या ऑर्गन जो है वो मेंटेनेंस लाएगा, ठीक है। ये मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेल टिश्यू ऑर्गन। एक्चुअल में होम्योस्टेसिस जो है वो एक सेल लेवल से स्टार्ट होती है और एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक वो जाती है, ठीक है। सेल लेवल पे आप क्यों कह सकते हैं, सेल लेवल पे आप इसलिए कह सकते हैं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो भी अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि सेल जो है या कोई भी ऑर्गन्स है वो किस तरह से डिटेक्ट करता है कि मेरी बॉडी के अंदर या मेरे इंटरनल इन्वायरमेंट में ये हो रहा है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। तो उसके लिए उसके पास एक पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम में मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक रिसेप्टर होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, फिर उसके बाद इफेक्टर वो मौजूद होता है। यानी रिसेप्टर होगा, फिर कंट्रोल सेंटर होगा और फिर इफेक्टर होंगे। ये 3 कंपोनेंट थे। आपको पता है रिसेप्टर चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल सिस्टम उसको एनालाइज करके ऑर्डर भेजेगा और इफेक्टर जो है वो आगे से रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये एक स्पेसिफिक कंट्रोल सिस्टम होता है हर लेवल पे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म। तो ये माहौल में होने वाली तब्दीलियों को चेंज करेंगे और उसको चेंज करने के बाद उसको रिस्पांस दिलवाएंगे, ठीक है। तो इसके ज़रिए वो सारा कर रहा है। अब कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए रिस्पांस दिया जाता है, तो उसमें आपने एक टर्म पढ़ी होगी फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो ये कंट्रोल सिस्टम काम करता है एक्चुअल में फीडबैक मैकेनिज्म, उस पे ये काम कर रहा होगा। ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म लास्ट में पूरी इसकी एग्जांपल है, इस चैप्टर के लास्ट में इसकी पूरी एक एग्जांपल है इस चैप्टर के लास्ट में, फीडबैक मैकेनिज्म एंड कंट्रोल। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस जो है वो करते रहेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम होम्योस्टेसिस से रेफरेंस से हम पढ़ते हैं वाटर रिलेशन टू सेल। वाटर रिलेशन टू सेल। वाटर रिलेशन टू सेल क्यों ज़रूरी है वाटर रिलेशन टू सेल डिस्कस करना, तो उसकी रीज़न ये है कि देखें वाटर इज़ अ मेजर सॉल्वेंट। वाटर जो है वो एक
मेजर सॉल्वेंट है, बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। और इसका इन्वायरमेंट से, सेल और इन्वायरमेंट के अंदर इसका जो रिलेशन है उसको भी डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है बेटा। तो वाटर के अतबार से हमारे पास इन्वायरमेंट, 3 तरह का इन्वायरमेंट होता है वाटर रिलेशन टू सेल में, इंटरनल एंड एक्सटर्नली कंपैरेटिवली अगर आप देखें ना, तो इसमें देखिएगा 3 तरह का होता है। एक होता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। एक होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और तीसरा आपके पास होता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ये 3 तरह के इन्वायरमेंट होता है वाटर रिलेशन टू सेल के साथ। ये आप किसी भी सेल, किसी भी इन्वायरमेंट को कह सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कि कंपैरेटिवली जब आप चीज़ों को देख रहे होंगे तब ये टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप किसी सोल्यूशन के लिए या इन्वायरमेंट के लिए आप ये चीज़ नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। जब 2 टाइप का इन्वायरमेंट आपके सामने आ रहा है तो फिर आप कंपैरेटिवली ये बताएंगे कि कौन सा जो है वो आइसोटोनिक है, कौन सा जो है वो हाइपोटोनिक है, कौन सा हाइपरटोनिक है। ठीक है बेटा। अब ये किस बेस पे होता है? इट्स बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, दोनों को आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आप देखें फर्स्ट वन, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में ऐसा सोल्यूशन होगा एक्सटर्नल एज कंपेयर टू सेल। एक्सटर्नल सोल्यूशन ऐसा होगा कि जो मे बी सिमिलर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट, कि आपके पास क्या होगा, आप कह सकते हैं कि वो सिमिलर होगा, सिमिलर टू इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, विद द मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ, मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो मॉडरेट है और वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट से सिमिलर आ रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे इन्वायरमेंट को हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। ठीक है। इसी तरह आप देखें आपके पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? ये ऐसा इन्वायरमेंट होगा विच इज मोर कंसंट्रेटेड, more concentrated as compared to internal environment, as compared to internal environment। उसे हम कहते हैं कि ये आपके पास हाइपरटोनिक है। मोर कंसंट्रेटेड दैट मीन कि उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर इन्वायरमेंट जिससे आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिएगा तीसरा जो है वो आपके पास है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है? इट इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी ये ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि डाइल्यूट है एज कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट, कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी बनिस्बत ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि इसमें सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है, तो इसे हम कहेंगे कि ये डाइल्यूट कंसंट्रेशन रखता है। ठीक है, ये 3 तरह का इन्वायरमेंट है। अब अगर आप इसमें देखें कि इसका सेल के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से वाटर जो है वो सेल से मूव कर सकता है या उसके अंदर जो है वो आ सकता है, तो इसके लिए आप देखिएगा कि हम जो है वो 3 तरह के सॉल्यूशन को लेते हैं। नंबर 1 आप देखिएगा, आप 3 बीकर लें, ये ए, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी। इन तीनों के अंदर आपने सॉल्यूशन रख दिया इन्वायरमेंट के तौर पर, इसमें आपने सॉल्यूशन रखा। तो आप लेट्स सपोज बेटा इसके अंदर आप रखते हैं हाइपोटोनिक
एज कम्पेयर टू सेल, जिस सेल पे आपने चेक करना है उसको हाइपरटोनिक, इसके अंदर आप रख दें आइसोटोनिक, इसके अंदर सोल्यूशन आप रखें हाइपरटोनिक, यानी इन्वायरमेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इसमें आप डाल दें। ठीक है, अब आप क्या करें, आप एक एनिमल सेल लें, ये आपने एनिमल सेल लिया, आरबीसी ले लें, कोई भी ले लें। एनिमल सेल हमेशा होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट होती है, मॉडरेट लेवल की होती है। तो अब ये जो सेल आप ले रहे हैं वो आइसोटोनिक है, बाकी ये 3 तरह के आपके पास सेल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सेल को रखें हाइपोटोनिक के अंदर, हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में जब आपने रखा, कंपैरेटिवली अगर आप इनकी बात करें तो हाइपोटोनिक के अंदर वाटर ज़्यादा है और आइसोटोनिक के अंदर वाटर कम है। तो जैसे आप सेल को इसके अंदर पुट करेंगे उसके रिजल्ट में ये होगा कि वाटर तेज़ी के साथ इसके अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेल के अंदर वाटर मूव करेगा तो इन रिजल्ट वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और सेल जो है वो क्या करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा, वो यानी कि फट जाएगा सेल। ठीक है, ये सेल ब्रस्ट कर गया। अब ये क्यों ब्रस्ट किया है, ये इसी वजह से ब्रस्ट किया है कि इसके अंदर वाटर पेनिट्रेट कर गया था। वाटर पेनिट्रेट क्यों कर गया था, पानी हमेशा जो मूव करता है ना वो क्या, कहाँ से मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। हाइपो के अंदर पानी ज़्यादा था, दूसरा मतलब है कि इसके अंदर सोल्यूट कम है। आइसो के अंदर एज कम्पेयर टू हाइपो सोल्यूट ज़्यादा है, तो पानी इसके अंदर मूव कर जाएगा और उसके रिजल्ट में वो ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, दूसरा सेल आप इसके अंदर रखें आइसोटोनिक के अंदर, ये आइसोटोनिक है। अब इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी आइसोटोनिक है और इसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी आइसोटोनिक है, तो सेल में किसी किस्म की चेंज जो है वो नहीं आएगी। यहाँ आप देखिएगा, आपने सेल इसके अंदर रखा तो सेल में किसी किस्म की चेंज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि देखिए जितना पानी उसके अंदर मूव करेगा उतना ही उससे बाहर मूव कर जाएगा, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन इनर एंड आउटर दोनों साइड पे सेम आ रही है। बोथ इन्वायरमेंट आर द आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस वजह से सेल के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और सेल एज इट अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा। थर्ड, अगर आप उसको सी में रखते हैं, जैसे आपको सी में रखेंगे तो सी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है। हाइपर दैट मीन मोर कंसनट्रेटेड, ज़्यादा सोल्यूट की मिकदार है, किससे, बनिस्बत आइसोटोनिक है। तो फिर ये होगा कि पानी जो है वो लोअर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से सोल्यूट की तरफ, तो सेल से पानी फ़ौरन से बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला गया, क्योंकि बाहर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और जैसे सेल से पानी निकलेगा सेल श्रिंक हो जाएगा, हम उसे कहेंगे कि ये प्लाज्मोलिसिस हो गया, उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया। ठीक है बेटा, तो ये था वाटर रिलेशन टू द सेल और इसमें आपने देखा कि वाटर किधर से किधर मूव कर रहा है और उसके ऊपर सेल का क्या इफेक्ट, सेल के ऊपर जो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंटल चेंज अकॉर्डिंग टू वाटर कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक। अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं, पहले हम प्लांट को डिस्कस करते हैं, फिर हम एनिमल को डिस्कस करेंगे और उन सब में ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। ठीक है बेटा, सो नाउ लेट्स डिस्कस ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन की जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस के लिए हमने मेजर 3 प्रोसेस को ही डिस्कस करना है, यानी ये 3 प्रोसेस ही इसके अंदर इन्वॉल्व है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवा देते हैं। उसमें ओस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओस्मो रेगुलेशन इन अ प्लांट। तो प्लांट को ओस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर 3 तरह की कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ओके बेटा, पहले आपके पास प्लांट आते हैं हाइड्रोफाइट, ये प्लांट है। दूसरा आपके पास जो प्लांट आ रहे हैं वह मीजोफाइट। तीसरे आपके पास जो प्लांट हैं वो हैं जीरोफाइट। ये 3 कैटेगरी के प्लांट आपके पास आते हैं। अब ये इन्वायरमेंट के लिहाज से अलग-अलग हैं। हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिनका इन्वायरमेंट एक्वाटिक होता है और उनके अंदर उनको कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है।
मीज़ोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर वाटर कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट होती है, ना कम होती है ना ही ज़्यादा होती है। तीसरी जो आपके पास ज़ीरोफाइट प्लांट है, ये ऐसे प्लांट हैं कि इनमें वाटर की कंसंट्रेशन इनको बहुत, पानी जो है वो बहुत कम मिकदार में अवेलेबल होता है। तो इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बुनियाद पर अपने आप की जो है वो अडेप्टेशन लेकर आए हैं ताकि ये अपने मुतल्लिका एनवायरनमेंट के अंदर इजीली जो वो सर्वाइव कर सके। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट हैं जिसमें अबंडेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर ये इनको होती है, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी इनको अवेलेबल होता है। तो उसमें ये किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंस ऑफ वाटर में। तो देखें, अगर पानी इनको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ना, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक्सेस वाटर को इवेपोरेट करवाना है, लॉस ऑफ वाटर जो है वो इन्होंने करवाना होगा। ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें हाइड्रोफाइट्स के अंदर जब ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर है तो ये क्या करेंगे, तो इसमें नंबर वन ये होगा कि ये ऐसे अडेप्टेशन लेकर आएंगे कि ये मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो उसके लिए अगर आप देखें, इनके जो लीव्स होते हैं ना वो ब्रॉड लीव्स होते हैं, ब्रॉड चौड़े पत्ते होते हैं। और फिर उन लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। आमतौर पर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं, लेकिन इनमें बोथ साइड प्रेजेंट होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन करवाई जा सके। ये अडेप्टेशन है। उसके अलावा आप देखें तो इनके पास शॉर्ट रूट्स होते हैं, यानी बहुत छोटी छोटी रूट्स होंगी। उसका क्या फ़ायदा, उसका ये फ़ायदा है कि शॉर्ट रूट्स दैट मीन सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। अगर एब्जॉर्प्शन का कम है तो फिर यानी सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन वो उसमें कम होगी, तो कम जो वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा होगा। ये इसके अंदर एडेप्टेशन है, मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर ये करवा जाते हैं। उसके अलावा सेकंड अगर आप देखें फॉर्म तो वो है मीज़ोफाइट। मीज़ोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं कि वो इस तरह के इन्वायरमेंट में है जहाँ पे मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर होती है। इनके पास भी कुछ अडेप्टेशन है। फॉर एग्जांपल इनके पास रूट्स जो है वो काफ़ी गहरी होती हैं, स्टोमेटा लोअर साइड पे होते हैं। तो ये कंट्रोल तब करते हैं जब वाटर की डेफिशिएंसी होने जा रही होती है या एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर होती है। लेट्स सपोज रेनफॉल होता है तो पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, तो उस दौरान ये अपने स्टोमेटा के ज़रिए उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवा देंगे। ट्रांसपिरेशन जो है वो मैक्सिमम करवा दी जाएगी ताकि लॉस ऑफ वाटर जो है वो तेज़ी के साथ होना स्टार्ट हो जाए। अगर आपकी पानी की डेफिशिएंसी आ रही है तो इनकी रूट्स बड़ी डीपली जा रही होती है, तो वहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी प्लांट की वो है ज़ीरोफाइट प्लांट। ज़ीरोफाइट प्लांट का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यानी बहुत थोड़ी पानी की अवेलेबिलिटी होती है। आप इसको डेजर्ट प्लांट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी है नहीं है, बहुत कम है, कभी कभार रेन होती है या फिर देयर इज़ नो रेनफॉल। तो उसमें ये किस तरह से सर्वाइव करते हैं, इनके पास क्या अडेप्टेशन है। तो इनमें अडेप्टेशन आप देखें, नंबर वन, इनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं, डीपली पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, ताकि बहुत गहराई में भी अगर वाटर मिलता है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर सके। सेकंड, इनमें अडेप्टेशन होती है, इनके जो लीव्स होते हैं उनको ये मॉडिफाइड कर लेते हैं स्पाइंस के अंदर, कांटों में। उससे क्या होगा, स्पाइंस में कन्वर्ट करने से देयर इज नो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, लॉस ऑफ वाटर नहीं हो रहा होगा। ठीक है बेटा, ये इनके अंदर अडेप्टेशन है। उसके अलावा अगर आप देखें, मोस्टली ये होता है कि दे विल शेड देयर लीव्स, पत्ते गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके। इसके अलावा इनके अंदर एक ख़ास अडेप्टेशन है, वो है सक्कुलेंट ऑर्गन।
सकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं वो इनके पास होते हैं। कौन से होते हैं? उसमें स्टेम भी हो सकता है और उसमें रूट्स वो भी हो सकते हैं। अब इनके पास ख़ास किस्म के पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, वो पेरेन्काइमा सेल्स वाटर स्टोरेज में एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ज़ीरोफाइट की अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ओके बेटा, सी आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब आप इसमें देखिएगा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एज ए शॉर्ट, ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एज ए लॉन्ग और शॉर्ट के लिए भी। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा जा सकता है ओस्मो होमोस्टेसिस क्या है, उसके बाद आपसे ओस्मो रेगुलेशन, कंट्रोल सिस्टम, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये एज ए डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। शॉर्ट में क्या आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ज़ीरोफाइट, हाइड्रोफाइट और द मीसोफाइट विद देयर एग्जांपल। ओके बेटा, सो इसको आप देखिएगा, होपफुली कि आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।